हेलो स्टूडेंट्स, स्टडी हैक विद मैक्स में आप सभी का स्वागत है। लास्ट टाइम हम जो टॉपिक कर रहे थे वो क्या था? इंफॉर्मेशन गैदरिंग टूल्स। ये हमने टॉपिक कवर कर लिया, जिसके अंदर हमने 4 मेथड्स रीड किए या डिस्कस किए, जिससे हम क्या कर सकते हैं, इंफॉर्मेशन को गैदर कर सकते हैं। और उस इंफॉर्मेशन का यूज कौन करेगा? सिस्टम एनालिस्ट। और सिस्टम एनालिस्ट मैथड कौन से यूज कर रहा है वो हमें पता लग गया। अब हमें क्या करना है, पास जो इन्फॉर्मेशन गैदर हुई है उसको वो कौन से टूल का यूज करके रिप्रेजेंट करेगा, आज हमने वो रीड करना है। तो आइए क्वेश्चन रीड करते हैं। एक्सप्लेन ऑल द कंसेप्ट अबाउट द टूल एंड स्ट्रक्चर एनालिसिस। वो कह रहा है कि जौन से टूल स्ट्रक्चर एनालिसिस में यूज होंगे उसका हमें डिस्क्रिप्शन देना है, उसका कॉन्सेप्ट को एक्सप्लेन करना है। तो ये रीड करते हैं। सबसे पहले कि ये देखते हैं सिस्टम एनालिसिस में कौन से स्ट्रक्चर टूल्स यूज होते हैं और कैसे उसको हम यूज कर सकते हैं। स्ट्रक्चर एनालिसिस इज द डेवलपमेंट मेथड that allows the system analyst to understand the system and its activity in a logical way। क्या कह रहा है वो कि स्ट्रक्चर एनालिसिस क्या है? स्ट्रक्चर एनालिसिस एक ऐसा डेवलपमेंट मेथड है जो अलो करता है एनालिस्ट को, एनालिस्ट में सिस्टम एनालिस्ट को क्या करने के लिए? अंडरस्टैंड करने के लिए सिस्टम को एंड इट्स एक्टिविटी इन अ लॉजिकल वे। अब ये लाइन क्या कहना चाह रही है? लाइन कह रही है कि जो सिस्टम एनालिसिस है, सिस्टम एनालिसिस एक ऐसा मेथड है जो सिस्टम एनालिस्ट को हेल्प करता है या अलो करता है, जिससे वो एक लॉजिकल वे में किसी भी सिस्टम या उसकी एक्टिविटी के बारे में अंडरस्टैंड कर सके कि वो कैसे वर्क कर रहा है। इट इज अ सिस्टमैटिक अप्रोच। ये एक सिस्टमैटिक अप्रोच है। सिस्टमैटिक अप्रोच का मतलब क्या होता है कि सिस्टम बाय सिस्टम काम हो रहा है, उसको पता है कि फर्स्ट कौन सा स्टेप है, सेकंड कौन सा है एंड थर्ड कौन सा है। विच यूजेस द ग्राफिकल टूल्स, जिसके लिए वो कुछ ग्राफिकल टूल्स का यूज कर रहा है। ग्राफिकल टूल, वो कुछ ग्राफिकल टूल्स का यूज कर रहा है। और ग्राफिकल टूल्स कौन से होते हैं? जो हमें दिखते हैं ग्राफ के फॉर्म में, जिसे हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं, जिसे देख सकते हैं, ऐसे टूल्स को हम बोलते हैं ग्राफिकल टूल्स। अब जैसे हमारे पास 2 ऑपरेटिंग सिस्टम्स है, लिनक्स है और विंडोज है। क्या डिफरेंस आता है इसमें? ग्राफिकल यूजर इंटरफेस का डिफरेंस आता है। लिनक्स में हम क्या करते हैं? कमांड्स यूज करते हैं और विंडोज में हम ग्राफिकल स्ट्रक्चर्स का यूज करते हैं। ग्राफिकल आइकन्स होते हैं, डायरेक्ट में उस पर क्लिक करेंगे तो वो ओपन हो जाएगा। तो ग्राफिकल जो स्ट्रक्चर्स हैं उन्हें यूज करना इजी है। इसीलिए वो कह रहा है कि एक सिस्टमैटिक अप्रोच है जिसके अंदर हम ग्राफिकल टूल्स का यूज करते हैं। उससे क्या होता है? एनालाइज करना किसी भी चीज को इजी हो जाता है। एंड रिफाइन द ऑब्जेक्ट एंड एग्जिस्टिंग सिस्टम। और जो एग्जिस्ट कर रहा है सिस्टम, अभी भी वो सिस्टम है जिसको वो यूज कर रहे हैं, उसके क्या ऑब्जेक्टिव्स हैं कि वो सिस्टम अभी भी है, उसके क्या ऑब्जेक्टिव है, क्या गोल्स हैं। और डेवलप कर सकता है एक न्यू सिस्टम, पुराने के ऑब्जेक्टिव को देख सकता है, एनालाइज कर सकता है और न्यू सिस्टम डेवलप कर सकता है बाय यूजिंग दीज टूल्स। हमारे चैनल स्टडी हैक विद महक को लाइक, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर एंड सब्सक्राइब करें। अगर आपने सब्सक्राइब कर दिया है तो बाकी सभी डिवाइसेस से भी सब्सक्राइब करा सकते हैं, क्योंकि सब्सक्राइबर्स बहुत ज़रूरी हैं। देन कमेंट करें एंड डेवलप द स्पेसिफिकेशन विच कैन बी इजिली टू अंडरस्टैंडेबल बाय यूजर। और जो हम स्पेसिफिकेशन दे रहे हैं किसी भी टूल की, वो ऐसी होनी चाहिए, अगर हम किसी टूल का यूज़ कर रहे हैं तो उसकी स्पेसिफिकेशन ऐसी होनी चाहिए कि जो कोडिंग से रिलेटेड नहीं है, पर्सन टेक्निकली रिलेटेड नहीं है, वो भी उसको समझ सके इजीली। अगर आपको पता हो कि आप कोई भी न्यू टेक्निकल कोई भी सामान लेते हो, जैसे माइक्रोवेव लिया, कोई सिस्टम आपने यूज़ करना है, नया सिस्टम लिया है, तो उसको यूज़ करने के लिए ना एक छोटा सा मैनुअल आता है। अगर आप फ़ोन का एग्जांपल ले लो, फ़ोन्स को भी आप अगर लेते हो, बाय करते हो स्मार्टफोन्स को, उसके अंदर एक मैनुअल आता है। उस मैनुअल को ही हम उसका स्पेसिफिकेशन डिस्क्रिप्शन कहते हैं। उसमें क्या होता है? सारी चीज़ें लिखी होती हैं कि कौन सा बटन है, कौन सी फंक्शनैलिटी किस चीज़ के लिए काम करेगी, कौन सा बटन किस चीज़ के लिए काम करेगा, कैसे उसको यूज़ करना है, क्या उसे बोलते हैं। ईच एंड एवरीथिंग को स्मॉल सा मैनुअल में रिटर्न होता है। मैनुअल में आप कब लिखोगे? जब आपके पास खुद उसका एक परफेक्ट डिस्क्रिप्शन होगा, स्पेसिफिकेशंस होंगी कि आप कौन सी चीज़ का यूज़ कैसे कर रहे हो और जो आप बनाओगे किसी भी चीज़ को यूज़ करके उसका कैसे यूज़ होगा, क्या उसे बोलेंगे और कैसे हम इसको यूज़ कर सकते हैं। फॉलोइंग एट्रीब्यूट्स, कि इसके कुछ एट्रीब्यूट्स भी हैं, रीड करते हैं कि इसके क्या एट्रीब्यूट है। इट इज़ अ ग्राफिक्स विच स्पेसिफाइज द प्रेजेंटेशन एप्लीकेशन। ये ग्राफिक्स टूल का यूज़ करता है, तो हम किसी ना किसी एप्लीकेशन का यूज़ करके इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं या प्रेजेंट कर सकते हैं। इट डिवाइड्स द प्रोसेसेस सो इट गिव्स द क्लियर पिक्चर्स ऑफ द सिस्टम फ्लो। ये क्या करता है? जो प्रोसेसेस चल रहे होते हैं, प्रोसेस हो रहा होता है, उसको डिवाइड कर देता है स्मॉल स्मॉल पार्ट्स में, प्रोसेसेस को डिवाइड कर देता है, जिससे हमें ये पता लगता है कि सिस्टम में कौन सा प्रोसेस फ्लो कर रहा है।
जैसे जेंट चार्ट्स होते हैं, जेंट चार्ट्स में क्या होता है, उसके अंदर अगर आप लगाओ, एक एग्जांपल लेते हैं कि ईयर का चार्ट है। ईयर का चार्ट कैसे, जैसे ये जेंट चार्ट है या कहीं बार चार्ट है, बार में भी ऐसा होता है ना, उसके अंदर दिया होता है कि ये हमारा जनवरी का, ये फरवरी का है, मार्च है, अप्रैल है, मई है, मतलब ऐसे मंथ्स का दिया होता है कि कौन से मंथ में क्या काम चल रहा है। जैसे जनवरी के मंथ में प्लानिंग चल रही है, फिर फरवरी में एनालिसिस हो रहे हैं, और फिर मंथ में जो नेक्स्ट वाला मंथ आता है मार्च, उसके अंदर क्या हो रहा है, डिजाइनिंग का काम हो रहा है, कितने से कितने महीने तक काम हो रहा है। जो भी टाइमिंग होगी या जो भी शेड्यूल्स होंगे, प्रोसेसेस होगी, उनको हम डिस्क्राइब करते हैं बाय यूजिंग द ग्राफिकल फॉर्म। उसको हम क्या कहते हैं, सिस्टम एनालिसिस टूल कहते हैं। और ये इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स है, ये कहीं एडवांटेजेस है। इट इज लॉजिकल रेदर देन द फिजिकल। ये क्या होता है, लॉजिकल होती है रेदर देन द फिजिकल। फिजिकली तो क्या होगा, जो मॉडल हमें दिखेगा, जिसे हम टच कर सकते हैं, मतलब फिजिकल मॉडल। लॉजिकल मॉडल में क्या होता है, जिसे हम सिर्फ देख सकते हैं, क्योंकि ग्राफिकल फॉर्म में इसको तो हम सिर्फ देख ही सकते हैं ना। अब मंथ को जाके आप टच तो नहीं कर सकते, कैसे टच करोगे, क्योंकि वो तो फिजिकल नहीं है, लॉजिकल फॉर्म में है, ग्राफिकल फॉर्म है। फॉर एग्जाम्पल, द एलिमेंट ऑफ द सिस्टम डू नॉट डिपेंड ऑन द वेंडर्स इन द हार्डवेयर। अब जो वेंडर्स हैं, हार्डवेयर है, वो किसके ऊपर डिपेंड नहीं करेगा, जो एलिमेंट है सिस्टम के एलिमेंट्स हमने स्टार्टिंग में रीड किए थे। सिस्टम के एलिमेंट्स क्या होते हैं, बाउंड्रीज की थी हमने, इनपुट किया था, आउटपुट किया था, और स्मॉल स्मॉल सब सिस्टम्स किए थे, सिस्टम किए थे, कंपोनेंट्स में जितने भी थे वो एलिमेंट्स में आ रहे थे। तो उसको हमने रीड किया। वो ये कह रहा है कि जो एलिमेंट होते हैं सिस्टम के, वो डिपेंड नहीं करते किसी भी वेंडोर पे। वेंडोर क्या होता है, जो सामान बेचने वाला होता है, उसके ऊपर डिपेंड नहीं करते, या किसी हार्डवेयर पे डिपेंड नहीं करते। इट इज़ एन अप्रोच फॉर द वर्क हाई लेवल ओवरव्यूज टू लो लेवल डिटेल। मतलब कम से कम डिटेल का भी यूज़ करके, लो लेवल का मीन्स छोटी से छोटी डिटेल, मतलब छोटे से छोटे डिटेल का यूज़ करके हाई क्वालिटी का वर्क करना, एक ऐसा सिस्टम बनाना जो हाई क्वालिटी का हो, वो इसकी फंक्शनैलिटी है, वो इसकी एडवांटेजेस है। अब देखते हैं कि स्ट्रक्चर एनालिसिस टूल में कौन से टूल्स कवर होते हैं। ड्यूरिंग द स्ट्रक्चर एनालिसिस वेरियस टूल्स एंड द टेक्निक्स आर यूज फॉर द सिस्टम डेवलपमेंट। सिस्टम एनालिसिस के जो फेज होता है, उसके अंदर बहुत सारे ऐसे टूल्स एंड टेक्निक्स हैं जिसका हम यूज करते हैं किसी भी सॉफ्टवेयर सिस्टम को डेवलप करने के लिए। कौन कौन से हैं वो? डेटा फ्लो डायग्राम, DFD, डेटा डिक्शनरी, डिसीजन ट्री, डिसीजन टेबल, सूडो कोड्स, जेंट चार्ट, IPO चार्ट एंड HIPO चार्ट। इसको हम वन बाय वन ईच एंड एवरी वीडियो में कवर करेंगे। आज के लिए जो हम करेंगे टॉपिक, वो कौन सा टॉपिक है, डेटा डिक्शनरी। अब देखो ये डेटा डिक्शनरी क्या होता है। और डेटा डिक्शनरी इज अ स्ट्रक्चर रिपोजिटरी ऑफ द डेटा एलिमेंट इन द सिस्टम। इट स्टोर्स द डिस्क्रिप्शन ऑफ द DFT data elements, that is the detail and definitions of the data flow, data store in the data store and the processes। डेटा डिक्शनरी का काम क्या होता है? डिक्शनरी का क्या काम होता है? जो डेटा डिक्शनरी होती है, अ स्ट्रक्चर रिपोजिटरी का मीन्स होता है एक डेटाबेस की तरह, जहां पर आप अपने डेटा को स्टोर कर सकते हो, रिपोजिटरी बना सकते हो अपनी। डेटा एलिमेंट्स इन द सिस्टम के अंदर डेटा एलिमेंट्स की जो रिपोजिटरी है। हमारे चैनल स्टडी हैक विद महक को लाइक, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर एंड सब्सक्राइब करें। अगर आपने सब्सक्राइब कर दिया है तो बाकी सभी डिवाइसेस से भी सब्सक्राइब करा सकते हैं, क्योंकि सब्सक्राइबर्स बहुत ज़रूरी हैं। देन कमेंट करें। रिपोजिटरी है, उसको आपने क्रिएट कर लिया, उसको बोलते हैं डेटा डिक्शनरी। डेटा डिक्शनरी कैसे बोल सकते हो आप? उसके एग्जाम्पल भी देखेंगे हम। वो नेक्स्ट में क्या कह रहा है, इट स्टोर द डिस्क्रिप्शन ऑफ द DFT। जो डेटा फ्लो डायग्राम्स होते हैं, ये उसके डिस्क्रिप्शन को स्टोर करती है कि डेटा फ्लो डायग्राम में हमने कौन कौन सी डिटेल दी, उस डिटेल के बारे में भी और ज़्यादा जो डिटेल होगी उसे ये स्टोर करेगी डेटा डिक्शनरी। डेटा आर द डेफिनेशंस, कौन सी हो सकती हैं वो? डेटा एलिमेंट्स हो सकते हैं, डेफिनेशंस होती हैं डेटा फ्लो की, वो हो सकती है, डेटा स्टोर कहाँ हो रहा है, और उसके प्रोसेसेस, ये सब चीज़ें जो हैं वो कहाँ स्टोर करेगा? DFT के बारे में डेटा डिक्शनरी में स्टोर करेगा। और डिक्शनरी इम्प्रूव्स, a data dictionary improves the communication between the analyst and the user। जो डेटा डिक्शनरी होती है वो क्या करती है? इम्प्रूव कर देती है कम्युनिकेशन को, किनके बीच में? एनालिस्ट और यूजर के बीच में। जिससे एनालिस्ट जो है एनालाइज करने वाला, और जो यूजर है जिसने कमांड्स दी हैं, वो आपस में इंटरेक्ट कर सके, कम्युनिकेट कर सके। इट प्ले एन वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन द बिल्डिंग द डेटाबेस। डेटाबेस को क्रिएट करने में डेटा डिक्शनरी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। इसको तो आप ऐसे स्टार डाल के नोट भी लिख सकते हो कि डेटा डिक्शनरी में एक स्मॉल क्वेश्चन भी आ सकता है कि सबसे ज़्यादा
कौन से ऐसा टूल है, स्ट्रक्चर टूल है जो डेटाबेस को क्रिएट करने में हेल्प करता है। अब देखते हैं इसके एग्जाम्पल क्या है, देखो सीरीज नंबर है 1 2 3 4, डेटा नेम है, डेटा का नाम क्या है, ISBN, टाइटल, सब और नेम। डिस्क्रिप्शन क्या है, ISBN, ये DFD है और इसका डिस्क्रिप्शन क्या है, ISBN नंबर। और डेटा, अबाउट डेटा मीन्स मेटा डेटा क्या है, नंबर ऑफ कैरेक्टर्स कितने हैं इसमें, 10 है। टाइटल का डिस्क्रिप्शन क्या है कि ये टाइटल ही है, 60 इसकी जो लेंथ है कैरेक्टर्स की। SUB क्या है, सब्जेक्ट, बस SUB क्या है, सब्जेक्ट, किसका, बुक का सब्जेक्ट, और उसकी कैरेक्टर लेंथ कितनी है, 80 है। फिर आता है नेम, ए नेम क्या है यहाँ पर, ऑथर नेम, और ऑथर नेम की कैरेक्टर की लेंथ कितनी है, 50। तो स्टूडेंट्स ये था आज का टॉपिक स्ट्रक्चर एनालिसिस टूल, जिसके अंदर से हमने एक स्ट्रक्चर एनालिसिस टूल को कवर कर लिया, वो कौन सा है, डेटा डिक्शनरी। बाकी सब स्ट्रक्चर टूल्स को हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर एंड कमेंट करें। अगर वीडियो को समझने में कोई डाउट आता है देन आप हमें कमेंट कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।